चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फिनेंस रिलेटेड वीडियोस के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिमन्यु और वेलकम करता हूं आप सबों का मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स। तो फ्रेंड्स, हम बैंकर्स के लिए एसेट्स क्या होते हैं? बैंक वालों के लिए लोन्स और एडवांसेस ही एसेट्स होते हैं, क्योंकि लोन्स और एडवांसेस बैंक्स वालों के लिए इंटरेस्ट इनकम जनरेट करते हैं, इसलिए वो बैंक के लिए एसेट कहलाते हैं। तो अब एसेट को क्लासिफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो फ्रेंड्स, अब मैं ये कहना चाहूँगा, अगर किसी बैंक का क्रेडिट पोर्टफोलियो में मान लीजिए 100 एसेट्स हैं, 100 लोन्स किया है उस बैंक ने, तो अब ये बैंक्स को ध्यान में रखना कौन सा लोन एडवांस सही चल रहा है, कौन सा एडवांस गलत चल रहा है, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए क्लासिफाई करने की ज़रूरत हुई, गुड एसेट्स, बैड एसेट्स, कि ये एसेट मेरा अच्छा चल रहा है, इंटरेस्ट इनकम जनरेट करके दे रहा है समय पर, या ये एसेट ख़राब चल रहा है, इंटरेस्ट इनकम समय पर नहीं जनरेट करके दे रहा है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन की बिल्कुल ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि क्लासिफिकेशन करने के बाद क्या होगा कि अब जो मेरा एसेट इंटरेस्ट इनकम जनरेट करके नहीं दे पा रहा है उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अब तो हमने क्लासिफाई कर लिया है कि कौन सा एसेट हमारा सही चल रहा है, कौन सा एसेट गलत चल रहा है। तो अब आइए थोड़ा हिस्ट्री इसका देख लेते हैं। सबसे पहले 1991 में नरसिम्हन कमेटी का गठन हुआ था, और नरसिम्हन कमेटी ने ही रिकमेंड किया था कि भारत में जितने बैंक्स हैं, बैंक्स के बैलेंस शीट्स हैं, उन सब में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई चीज़ छिपा हुआ नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई भी लोन्स है और वो बहुत ख़राब चल रहा है, लेकिन हमने कुछ तिक्रम करके उसको अच्छा दिखाया हुआ अपने बैलेंस शीट में, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, अच्छा है तो भाई अच्छा दिखना चाहिए, ख़राब है तो ख़राब दिखना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी भी चीज़ की खराबी नहीं पता चलेगी तो हम लोग उसका सॉल्यूशन कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही कहा था नरसिम्हन कमेटी ने कि बैंक्स के बैलेंस शीट में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से होना चाहिए। तो तब से आरबीआई ने हमारा एसेट क्लासिफिकेशन को निकाला है, अच्छे से एसेट क्लासिफाई होना चाहिए बैंक्स का, और जो एसेट ख़राब हो गया उसका बाकायदा प्रोविजनिंग करके कुछ अमाउंट रखना चाहिए। तो प्रोविजनिंग को हम लोग बाद में डिटेल देखेंगे। फ़िलहाल हम लोग ये समझ चुके हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। फ्रेंड्स, अब एक और टर्म को हम लोगों को देखना है जिसका नाम है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, ये इसके नाम से ही बिल्कुल क्लियर है। मतलब ऐसा एसेट जो कि अब नॉन परफॉर्मिंग हो गया है, जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ढंग से। तो एसेट्स किस तरह से परफॉर्म करते हैं? एसेट्स इंटरेस्ट इनकम जनरेट करके परफॉर्म करते हैं। तो अब जो भी एसेट इंटरेस्ट इनकम जनरेट ढंग से नहीं कर पा रहा है वो नॉन परफॉर्मिंग हो गया। बिल्कुल क्लियर है डेफिनेशन NPA का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का। तो अब हम लोग जानते हैं कि एसेट्स किस तरह से NPA हो जाते हैं। कोई भी एक अच्छा एसेट है, स्टैंडर्ड एसेट है, वो किस तरह से NPA हो जाता है। तो फ्रेंड्स, टर्म लोन के केस में अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट 90 डेज़ तक सर्व नहीं किया गया है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का अमाउंट 90 दिन तक जमा नहीं किया गया है, तो 90 दिन के बाद वो NPA हो जाएगा। ये हो गया टर्म लोन्स के केस में। अब CC या OD के केस में अगर आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है वो एसेट, तो भी वो NPA हो जाएगा। आउट ऑफ ऑर्डर को डिटेल में हम लोग इसके बाद देखेंगे, पहले इतना जानेंगे, अगर आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है CC और OD के केस में तो भी वो NPA हो जाएगा। अब जानते हैं, अगर स्टॉक स्टेटमेंट 90 दिन तक जमा नहीं किया है किसी कस्टमर ने, तो भी उसका अकाउंट 90 दिन के बाद NPA हो जाएगा। अब चौथा पॉइंट है, अगर किसी भी अकाउंट को 180 दिन तक रिव्यू नहीं किया गया है। क्या होता है कि बैंक वालों को सारा एसेट और लोन अकाउंट रिव्यू करना पड़ता है कुछ इंटरवल पर। तो अगर रिव्यू 180 दिनों तक रिव्यू नहीं किया गया है तो 180 दिन के बाद वो एसेट NPA हो जाएगा। तो अब पांचवा केस है बिल डिस्काउंटिंग और बिल परचेजिंग के केस में देख लेते हैं। कई बार बैंक्स क्या करती है कि बिल परचेज़ करती है या डिस्काउंट करती है। क्या होता है, बिल रख लेती है बैंक और उसके बदले में पैसा दे देती है कस्टमर्स को,
और कस्टमर्स को उस बिल का पैसा जो बैंक ने दिया इंटरेस्ट के साथ फिर बैंक को देना पड़ता है। तो अगर यही जो बिल डिस्काउंटिंग या परचेज़ का जो पैसा है बैंक्स को 90 दिन तक नहीं मिलता है, तो 90 दिन के बाद बिल डिस्काउंटिंग वाला भी जो अकाउंट है वो भी एनपीए हो जाता है फ्रेंड्स। अब जानते हैं क्रॉप लोन्स के केस में एनपीए किस ढंग से होता है। तो फ्रेंड्स, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है अगर, तो 2 क्रॉपिंग सीजन्स, 2 क्रॉपिंग सीजन तक अगर पैसे नहीं जमा हुए हैं तो वो 2 क्रॉपिंग सीजन के बाद एनपीए हो जाएगा। और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है जैसे शुगर केन या बनाना, तो 1 क्रॉपिंग सीजन के बाद अगर पैसे नहीं जमा हुए हैं तो वो एनपीए हो जाएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अब हम लोग आउट ऑफ ऑर्डर देखेंगे क्या होता है। मैंने कहा था कि सीसी अकाउंट के केस में अगर अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर होता है तो वो एनपीए हो जाता है। तो हमें आउट ऑफ ऑर्डर जानने की ज़रूरत है कि आउट ऑफ ऑर्डर होता क्या है दरअसल। फ्रेंड्स, अब सीसी अकाउंट के केस में, कैश क्रेडिट के केस में एक लिमिट दे दिया जाता है कस्टमर्स को। मान लीजिए किसी कस्टमर को 5 लाख रुपए का लिमिट प्रोवाइड किया गया है, तो ड्रॉविंग लिमिट हो गया 5 लाख रुपया, मतलब 5 लाख रुपए तक वो उस अकाउंट से निकाल सकता है, विदड्रॉ कर सकता है, जिसको कहते हैं ड्रॉविंग लिमिट। अब मान लीजिए 5 लाख में से उसने 4,90,000 निकाल लिया है और उसमें ब्याज लग गया है, इंटरेस्ट लग गया है 12,000 रुपये। तो 490 निकाला और 12,000 का और ब्याज लगा, तो 5,02,000 रुपया कस्टमर्स को चुकाना होगा बैंक को। तो अब आउटस्टैंडिंग कितना हो गया उस कस्टमर के लिए? आउटस्टैंडिंग हो गया 5,02,000 और ड्रॉविंग लिमिट कितना था? 5 लाख था। तो जब भी आउटस्टैंडिंग ड्रॉविंग लिमिट से ज़्यादा रहेगा 90 दिनों तक, अगर आउटस्टैंडिंग ड्रॉविंग लिमिट से 90 दिनों तक ज़्यादा है तो 90 दिन के बाद वो एनपीए हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, एक दूसरा केस होता है कि अगर आउटस्टैंडिंग ड्रॉविंग लिमिट से ज़्यादा नहीं भी है तो भी एनपीए हो सकता है। कैसे? अगर 90 दिनों तक उस अकाउंट में कोई भी क्रेडिट नहीं हुआ है, एक भी क्रेडिट नहीं हुआ है, तो आउटस्टैंडिंग ड्रॉविंग लिमिट से कम होने के बावजूद भी एनपीए हो सकता है। अब तीसरा केस है, मान लीजिए कि आउटस्टैंडिंग ड्रॉविंग लिमिट से कम है और 90 दिनों के अंदर क्रेडिट भी हुआ है उस अकाउंट में, तो भी एनपीए हो सकता है अगर वो जो क्रेडिट हुआ है वो सफिशिएंट क्रेडिट नहीं हुआ है कि जो भी उसमें चार्जेज, टैक्स या फिर इंटरेस्ट लग रहा है उसको सर्व करने के लायक सफिशिएंट नहीं है, तो भी एनपीए हो सकता है। तो इन तीनों केसेस में आउट ऑफ ऑर्डर कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, एसेट्स को जनरली 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। यहाँ पे स्टैंडर्ड एसेट की बात नहीं करेंगे, जो एसेट स्टैंडर्ड है वो तो है ही, लेकिन एनपीए होने के बाद 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट। अब सब स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है, कौन सा एसेट हम लोग सब स्टैंडर्ड कहेंगे? तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई एसेट या अकाउंट हमारा एनपीए हो गया है, तो एनपीए होने के बाद से 12 महीने तक वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहेगा। 12 महीने, कोई अकाउंट मान लीजिए एनपीए हो गया है, तो 12 महीने से पहले या 12 महीने तक उसे हम लोग सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रखेंगे। अब दूसरा एक कैटेगरी होता है डाउटफुल एसेट। अगर 12 महीने से ऊपर हो गया है उस अकाउंट को एनपीए हुए हुए, तो उसे हम लोग डाउटफुल एसेट के कैटेगरी में रखेंगे। तो अब डाउटफुल एसेट में फ्रेंड्स 3 केसेस होते हैं, D1, D2, D3, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3। D1 कैटेगरी में फ्रेंड्स 1 साल तक कोई भी एसेट रहता है और D2 कैटेगरी में फ्रेंड्स 2 साल तक कोई भी एसेट रहता है। तो अब हम लोग मंथ्स के हिसाब से देख लेंगे। मैंने पहले ही बताया था अगर 12 महीने से ऊपर हो गया है तो वो डाउटफुल एसेट कहलाएगा। तो अब D1 क्या होता है, देखिए एनपीए हुए हुए 12 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन 24 महीने तक हम उसे D1
में क्लासीफाई कर सकते हैं। 12 महीने से ऊपर हो गया, अगर 13वां महीना उसका एनपीए है तो अप टू 24 मंथ्स उसे हम लोग D1 कैटेगरी में रख सकते हैं। तो 1 साल रहा फ्रेंड्स, देखा आपने D1 कैटेगरी में। अब D2 कैटेगरी में फ्रेंड्स कोई भी एसेट कब जाएगा? अगर वो एसेट को एनपीए हुए 24 महीने से ऊपर हो गए हैं तो वो D2 में चले गया, डाउटफुल 2 में। और कब तक उसको D2 में रखेंगे? 48 महीने तक रखेंगे, अप टू 48 मंथ्स। मोर देन 24 मंथ्स एंड अप टू 48 मंथ्स अगर एनपीए है तो उसको D2 में रखेंगे फ्रेंड्स। और D3 में किसको रखेंगे? अगर कोई भी एसेट को एनपीए हुए 48 मंथ से ऊपर हो गया है, 48 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो उसको हम लोग D3 में रखेंगे। तो फ्रेंड्स हमने सब स्टैंडर्ड और डाउटफुल दोनों देख लिया। अब तीसरा होता है लॉस एसेट। किस एसेट को अब हम लोग लॉस एसेट कहेंगे? अब देखिए, इसमें अगर बैंक मैनेजमेंट आइडेंटिफाई कर देती है कि ये एसेट अब हमारे कोई काम का नहीं है, अब हमें इंटरेस्ट जनरेट करके नहीं देगा इंटरेस्ट इनकम, या कोई भी ऑडिटर अगर कह देती है कि ये एसेट अब इंटरेस्ट इनकम जनरेट करके नहीं देगा, इधर बैंक मैनेजमेंट और ऑडिटर, भले वो इंटरनल ऑडिटर हो या एक्सटर्नल ऑडिटर, अगर उसे आइडेंटिफाई कर चुकी है लॉस एसेट के रूप में, तो वो एसेट लॉस एसेट हो जाता है। जनरली फ्रेंड्स, अगर सिक्योरिटी रहता है, अगर सिक्योरिटी की वैल्यू 10% से कम है तो वो लॉस एसेट में क्लासीफाई किया जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स के बारे में जाना कि एसेट को क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और फिर एनपीए के बारे में जाना हमने, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में, और फिर कैटेगरीज ऑफ एसेट्स के बारे में जाना, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट के बारे में जाना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बच गया फ्रेंड्स, जो कि है प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग क्या है और क्यों प्रोविजनिंग हमें करना पड़ता है? तो फ्रेंड्स, ये वीडियो लंबा हो गया है, तो मैं प्रोविजनिंग का अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ इतना सबों को समझ में आ गया होगा। जिनको भी इतना समझ में आया है वो थोड़ा लाइक कर दें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिनको भी अच्छा लगा ये वीडियो, वो नेक्स्ट वीडियो जो है प्रोविजनिंग वाला, उसके लिए वेट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।